तो स्टोरी में अब तक सभी अपर मून्स और मुजान की मौत हो चुकी है और मुजान के रीइंकार्नेशन के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीमन स्लेयर की स्टोरी के बाद आखिर क्या हुआ था। ये स्टोरी 100% ऑफिशियल है क्योंकि डीमन स्लेयर के ऑथर ने ही इसे लिखा है और उन्होंने फ्यूचर आर्क को स्पेशली कलर्ड वर्जन के अंदर पब्लिश किया था। तो टाइम स्किप से पहले हम लोगों को तांजीरो का घर दिखाया जाता है जहाँ पर तांजीरो और बाकी के लोग काफी ज्यादा खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। जिसके बाद आता है टाइम स्किप और वो सीधा पहुँचता है टोक्यो शहर के अंदर। और ये टाइम स्किप करीब 3 जनरेशंस के बाद का है, यानी करीब 100 साल के बाद। सबसे पहले हम लोगों को एक 16 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम है कानाटा कमाडो और ये तांजीरो का डायरेक्ट डिसेंडेंट है और ये अब अपने छोटे भाई सुमिहिको को जगाने की कोशिश करने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि सुमिहिको पूरी तरह से तांजीरो की ही तरह दिखता था और सुमिहिको अपने बड़े भाई का जवाब देते हुए कहने लगता है कि मैं जल्दी ही उठ जाऊंगा। लेकिन सुमिहिको दरअसल में आधी नींद के अंदर था और वो फिर से सो जाता है, जिसके चलते कानाटा के लिए ही स्कूल चला जाता है। जिस सब के चलते हम लोगों को जेनित्सु के डिसेंडेंट का घर दिखाया जाता है और इन लोगों का घर भी टोक्यो के अंदर ही मौजूद था। और हम यहाँ पर जेनित्सु के डायरेक्ट डिसेंडेंट योशितेरु अकात्सुमा को देख पाते हैं जो कि 17 साल का था और वो अपने रूम में बैठकर जेनित्सु की ही ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। और हम लोगों को मालूम नहीं है कि जेनित्सु ने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक नहीं किया था, जिस वजह से वो 25 साल से भी ज्यादा जिया था। और जेनित्सु ने सारे डीमन स्लेयर के इवेंट्स अपनी किताब के अंदर लिखे हुए थे और योशितेरु उस ऑटोबायोग्राफी को खत्म करने के साथ ही रोने लगता है क्योंकि अभी अभी उसने मुजान के खिलाफ फाइनल फाइट खत्म कर ली थी। साथ ही सभी हाशिराज के सैक्रिफाइस को देखने के साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी उस जगह पर उसकी बड़ी बहन तोको आ जाती है जो कि उसे लात मारने लगती है। तोको उससे कहने लगती है क्या तुम्हें मालूम नहीं कि डीमन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी कि इस सदी के लोगों को डीमन पर विश्वास ही नहीं था। और हम लोगों को मालूम चलता है कि जेनित्सु और नेजुको ने काफी लंबे समय बाद शादी कर ली थी और योशितेरो और तोको उन्हीं की डिसेंडेंट्स है। और तोको यहाँ पर पूरी तरह से नेजुको के ऊपर गई है। तोको अब योशितेरो को डांटते हुए कहने लगती है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी बकवास चीजें पढ़नी चाहिए। जिस सब के चलते ये दोनों ही स्कूल जाने लगते हैं और रास्ते में योशितेरो सोचने लगता है कि हमारे घर के अंदर सभी लड़कियां शांत है सिवाय उसकी बहन तोको के। जिसके चलते तोको अपने फोन के अंदर एक न्यूज देखती है और न्यूज के अंदर बताया जाता है कि जिम्नास्ट उजुई ने जापान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। जिसके चलते तोको उसे काफी ज्यादा एडमायर करने लगती है और ये उजुई किसका डिसेंडेंट है ये बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, हमारा अपना निंजा टंगेन उजुई। और योशितेरु कहने लगता है कि उजुई काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है, साथ ही वो गोल्ड मेडल डिजर्व नहीं करता। लेकिन टोको कहने लगती है कि उसे अपने लुक्स की वजह से भी ये गोल्ड मेडल दे देना चाहिए। और तभी योशितेरु की नजर एक दूसरी न्यूज पर जाती है और उस न्यूज में बताया गया था कि एक लड़के ने ब्लू स्पाइडर लिली को डिस्कवर कर लिया है और इस फ्लावर को तो मुजान भी अपने 1000 साल की लाइफ में डिस्कवर नहीं कर पाया था। और इस बंदे का नाम है आओबा होशिबिरा और ये हमारा इनोसुके और आओरी का डिसेंडेंट है। और क्योंकि इनोसुके ने भी अपना डीमन स्लेयर मार्क जागृत नहीं किया था तो वो भी 25 साल से ज्यादा जिया था। और अब हमें मालूम चलता है कि मुजान कभी भी अपनी जिंदगी में ब्लू स्पाइडर लिली को क्यों नहीं ढूंढ पाया। पहली चीज ये काफी ज्यादा रेयर प्लांट है, दूसरी चीज ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही खिलता है और तीसरी चीज ये कि ये सिर्फ डे लाइट के अंदर ही खिल सकता है। लेकिन बेचारा मुजान इस चीज की खोज तो रात में किया करता था। और हम लोग देख पाते हैं कि इनोसुके के डिसेंडेंट ने ब्लू स्पाइडर लिली को हैंडल करने में कुछ गलती कर दी थी जिस वजह से उसकी काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी और वो अब कैमरा पर आकर सभी से सॉरी कहने लगता है। और योशितेरु उसे यहाँ पर एक लड़की समझ लेता है, साथ ही वो ये भी कहने लगता है कि इतनी अच्छी लड़की को माफी मांगने की क्या जरूरत। लेकिन तोको कहने लगती है वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और हम लोग समझ जाते हैं कि योशितेरु भी जेनित्सु की ही तरह ठरकी है। और स्कूल के रास्ते में अचानक से इन दोनों के सामने 2 छोटे बच्चे आ जाते हैं जो कि पूरी तरह से रिजेंबल कर रहे थे मोइचिरो और उसके भाई को। और अचानक से योशितेरु के पास से 2 सुंदर लड़कियां निकलती है जिस वजह से उसका दिल गार्डन हो जाता है। और ये दोनों लड़कियां रिजेंबल कर रही थी शिनोबु और उसकी बड़ी बहन को, जिस पर तोको कहने लगती है तुम काफी ज्यादा क्रीपी हो। लेकिन जैसे तोको की नजर कानाता पर जाती है तो उसका भी दिल गार्डन हो जाता है और वो कानाता के पास जाकर उसे बताने लगती है कि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। वैसे यहाँ पर एक तांजीरो का डिसेंडेंट है और दूसरी नेजुको की जो कि सगे भाई बहन थे। तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, शायद इन दोनों को इस बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं हो। और योशितेरु कानाता से कहने लगता है कि वो काला जादू सीख रहा है, लेकिन तभी उसे तोको डांटने लगती है। और स्कूल के पास किंडरगार्टन के अंदर हम लोग एक बड़े से बॉडी बिल्डर को देख पाते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को संभाल रहा था।
और ये आदमी पूरी तरह से हमारे बीस्ट ग्योमी को रिजेंबल कर रहा था और उसे देख योशितेरू कहने लगता है कि इसे बॉडी बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए, ना कि किसी किंडरगार्टन के अंदर। और तोको कनाता से कहने लगती कि अगर शाम में वो फ्री है तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हैं। और वो रेस्टोरेंट एक कपल चलाता है जिसमें लड़की के बाल पिंक है और लड़के की आंखें अलग अलग कलर की है। और यहाँ पर बात हो रही थी ओबनाए और मित्सुरी की। और फाइनल फाइट के बाद इन दोनों ने ही मरने से पहले कसम खाई थी कि रीइंकार्नेशन के बाद ये दोनों ही साथ में रहेंगे, साथ ही ये लोग शादी भी कर लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें तांजीरो के डिसेंडेंट का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर सुमिहिको की नींद खुल चुकी थी और उसे मालूम चलता है कि वो स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है और कुछ ही देर में वो खिड़की खोलने के साथ ही वहाँ से कूद पड़ता है। और हम लोगों को मालूम चलता है कि वो काफी ज्यादा कमाल का एथलीट है। वो भागते हुए अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक घर आ जाता है और वो उस घर के अंदर से ही होते हुए भागने लगता है। इस घर के अंदर दो बूढ़े भी बैठे हुए थे और ये दोनों ही थंडर हाशिरा और वाटर हाशिरा थे, यानी कि ग्रैम्स और ओरुकोडा की। और ग्रैम्स ये चीज देखने के साथ ही सुमिहिको पर चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते हम लोगों को इनके घर की एक टीवी दिखाई जाती है जिस पर एक न्यूज चल रही थी। और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि एक आदमी ने सबसे बूढ़े होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यहाँ पर किरिया की बात हो रही है, जिससे हम लोगों को मालूम चलता है कि उबुयाशी की फैमिली का कर्ज भी अब खत्म हो चुका है। और ये कर्ज इतने अच्छे से खत्म हुआ है कि किरिया 108 साल से भी ज्यादा का हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि सुमिहिको एक शॉप के पास से निकल रहा था और उस शॉप का नाम था हाजा नेजुका इक्विपमेंट्स। लेकिन सुमिहिको इतना ज्यादा तेज भाग रहा था कि वो 3 लड़कियों से टकराने ही वाला था और ये तीनों लड़कियां सुमी की और नाहो जैसी दिख रही थी। और सुमिहिको अचानक से एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के ऊपर से छलांग लगाने के साथ ही कूद जाता है और ये चीज देखने के साथ ही पुलिस वाले को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो दोनों पुलिस वाले रिजेंबल कर रहे थे सानेमी और उसके छोटे भाई गेन्या को, जिसके चलते ये दोनों ही अब सुमिहिको का पीछा करने लगते हैं। और भागते हुए सुमिहिको और 3 लोगों के पास से निकलता है और ये तीनों रिजेंबल कर रहे थे ग्यूसाबितो और माकोमो को। और ये तीनों एक की चेन के बारे में बात कर रहे थे और वो की चेन पूरी तरह से ओरुकोडाकी के मास्क की तरह थी। और तभी हम लोगों को योशितेरू दिखाया जाता है जो कि एक सुंदर सी लड़की की फोटो अपने फोन में देखता है और ये लड़की लेडी तमायो थी। और योशितेरू अपने दोस्त को बताने लगता है कि ये पेंटिंग योशिरो नाम के एक बंदे ने करी है। और हम लोगों को मालूम चलता है कि योशिरो अब एक आर्टिस्ट बन चुका है और उसकी पेंटिंग सचमुच में असली लगती है और योशिरो भी यहाँ पर अभी तक जिंदा है, जिसके चलते हम लोगों को फिर से सुमिहिको दिखाया जाता है। और अचानक से उस जगह पर तोजीरो नाम का उसका दोस्त आ जाता है और ये बंदा पूरी तरह से रेनगोकू को ही रिजेंबल कर रहा था और ये रेनगोकू के छोटे भाई का डिसेंडेंट है। और तोजीरो के अंदर से पूरी रेनगोकू वाली ही वाइब आ रही थी। और तभी इन लोगों का पीछा करते हुए वही पुलिस की गाड़ी आ जाती है। सानेमी जैसा दिखने वाला बंदा कहने लगता है कि तुम दोनों को रुक जाना चाहिए, लेकिन तभी ये दोनों और भी ज्यादा तेज भागने लगते हैं, जिसके चलते ये दोनों ही भागते हुए अपने स्कूल की तरफ पहुंच जाते हैं। और अचानक से हम दोनों को मुराता जैसा दिखने वाला एक टीचर दिखाया जाता है। वो टीचर अब चिल्लाते हुए कहने लगता है कि उन दोनों को अंदर आने मत देना, जल्द से जल्द गेट लगा दो। लेकिन वो दोनों दरवाजे के ऊपर से ही जंप करने के साथ ही अंदर पहुंच जाते हैं और वो दोनों पुलिस ऑफिसर अब मुराता जैसे दिखने वाले टीचर को डराने लगते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर सानेमी का डरावना चेहरा दिखाया जाता है। दूसरी तरफ इनोसुके का डिसेंडेंट सोच रहा था कि काश मैं पहाड़ में अकेला रहता और कंप्लेन करने के लिए तांजीरो के घर के अंदर फोन चला जाता है और सुमिहिको की मॉम उसे उठाने के साथ ही जवाब देने लगती है। और दूसरी तरफ से टीचर उन्हें समझाने लगते हैं कि उन्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, जिसके चलते सुमिहिको की मॉम उन लोगों से माफी मांगने लगती है। और वॉल के ऊपर हम लोगों को तांजीरो की कटाना भी दिखाई जाती है जिस पर रेनगोकू का ही गार्ड लगा हुआ था। साथ ही वहाँ पर हनाफोदा इयरिंग्स भी मौजूद थी। और एक फोटो के अंदर हम लोग फाइनल फाइट के सभी बच्चे कुछ सर्वाइवर्स को देख पाते हैं। और इसी चीज के साथ ये फाइनल चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आखिर मुजान के साथ क्या हुआ? मुजान का रीइंकार्नेशन दरअसल में हमारी दुनिया के अंदर हुआ था और मुजान को हम लोग एज माइकल जैक्सन भी जानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।